छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनावी मोड में आने वाली है। इससे पहले कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस संगठन की समीक्षा बैठक के लिए 29 जुलाई को पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को अब तक के कामकाज के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा बैठक से काफी हद तक दीपक बैज के राजनीतिक भविष्य और कांग्रेस के आगे की रणनीति तय होगी। दीपक बैज इस बैठक के लिए आज दिल्ली रवाना हो गए। 29 तारीख को दिल्ली में सभी प्रदेश के संगठनों को लेकर बैठक कर रहे हैं और हम लोग संगठन के कामकाज को लेकर पूरी तैयारियां हम लोग कर लिए हैं। उसको लेकर समीक्षा होगी और निश्चित रूप से कि संगठन को मजबूती के लिए मार्गदर्शन देंगे और दिशा निर्देश करेंगे। दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि कांग्रेस केवल समीक्षा ही नहीं बल्कि आगामी राजनीतिक अभियान और सरकार को घेरने की रणनीति भी तय करेगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितनी भी रणनीति बना ले, उससे भाजपा को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी का दावा है कि सरकार अपने कामकाज के दम पर जनता के बीच है और विपक्ष की हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट देंगे विधानसभा चुनाव में कैसे हारे, लोकसभा चुनाव कैसे हारे, नगरीय निकाय चुनाव कैसे हारे, कैसे कांग्रेस में सिर फुटबॉल मची है, यही तो रिपोर्ट है उनके पास। अब मुझे लगता है यही वो अपने आला कमान को सौंपेंगे। प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार अपने कार्यकाल का आधा सफर पूरा कर चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के लिए भी अगले 2.5 साल बेहद अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस अब संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारी को धार देने की कवायद में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दीपक बैज और चरणदास महंत से चर्चा के बाद राहुल गांधी, टीएस सिंहदेव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है, अभी कांग्रेस को काफी मंथन और कई निर्णय लेने के इस लिहाज से बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखना यह है कि दिल्ली में राहुल के साथ नेताओं की यह बैठक क्या परिणाम लेकर सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में अब हो रही है परीक्षा। जी हाँ, बैज और महंत की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उनके भी कार्यकाल को आधा वक्त हो चुका है, यानी 2.5 साल से अधिक वक्त बीत चुका है और ऐसे में कांग्रेस अब उनके कामकाज की समीक्षा करना चाहती है और इसीलिए राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है। और ये 29 तारीख को जो अहम बैठक और समीक्षा बैठक जिसे कहा जा रहा है, उसमें बैज और महंत दोनों अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और इस रिपोर्ट कार्ड के बाद तय होगी कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या, ये भी तय होगा कि बैज रहेंगे, महंत रहेंगे या फिर किसी नए चेहरे को कांग्रेस मौका देगी। तो चुनाव के पहले कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ रही है और अपनी समीक्षा के जरिए अपनी नई लाइन तय करने वाली है। ऐसे में बैज और महंत की इस परीक्षा पर आधारित है ये हमारी डिबेट। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को हमें आसान शब्दों में समझाएंगे, क्योंकि राजनीति की कई बारीकियां सामने तो नहीं दिखाई देती लेकिन पीछे की गणित काफ़ी चलती रहती है। समझाने के लिए मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये कोई आम बैठक नहीं है। ऐसे समय में बैठक हो रही है जब दीपक बैज का कार्यकाल हो चुका है, उन्हें रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया है, नए अध्यक्ष के नाम चल रहे हैं और उसके बाद कांग्रेस को
चुनावी मोड में आना है, इसलिए निर्णय का समय है कुल मिलाकर। और कांग्रेस क्या कोई निर्णय कर सकती है या करने वाली है, इस बात के चर्चा है और इसी को हम आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नागेंद्र जी से शुरू करते हैं। कांग्रेस और भाजपा तो अपनी अपनी बात करेंगे ही। नागेंद्र जी, क्या मायने निकाले जाएं इस बार की बैठक में, क्या होने जा रहा है? कांग्रेस कुछ बदलाव के मोड में है क्या, या राहुल जी क्या समझेंगे? इन दोनों नेताओं को बुलाया है उन्होंने। देखिए, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं खास तौर पे, और प्रदेश में 2.5 साल सरकार ने अपने पूरे कर लिए हैं, इस दौर में प्रतिपक्ष की भूमिका क्या रही है, किस तरीके से मुद्दों को उठाया गया, इन सब चीज़ों का विश्लेषण तो होगा ही। और इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कारण ये भी बन रहा है कि आने वाले समय में चुनाव की रणनीतियाँ तैयार करनी हैं, और संभवतः हो सकता है कि इस समीक्षा बैठक में जब ये अपनी बातें रखेंगे, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के रूप में और दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, अपने पूरे उन्होंने जो भी तैयारियां करी है, इस बीच उन्होंने जो परफॉर्मेंस किए उन सब पे, और प्रदेश में जो बदले हुए हालात हैं और जो त्वरित मुद्दे जो हैं, करंट अफेयर्स जो हैं, उनको लेके कांग्रेस ने क्या क्या अपनी तैयारी रखी, किन किन मुद्दों को लेके वो जनता के ज़्यादा करीब पहुंच रही है या पहुंचने का प्रयास कर रही है, उन सब को लेके वो अपनी रिपोर्ट जो है पेश करेंगे। और हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मोहन भाई, कि इनके परफॉर्मेंस के आधार पे ये भी तय हो सकता है कि प्रदेश में क्या बदलाव आ सकता है, या कांग्रेस आने वाले समय में किन चेहरों को सामने रख के तैयारी करेगी 2028 के चुनाव को लेके। तो ये जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। ठीक है, और कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों तय होगी इस बैठक से, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके लिए रवाना हो चुके हैं चरणदास महंत, पहले से दिल्ली में थे, और दीपक बैज भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। कल बैठक होगी और इसमें क्या निकलेगा इस पर निगाह रहेगी, लेकिन संकेत मिल गए हैं जैसे कि नागेंद्र जी ने बताया। तो रुपेश दुबे जी से समझ लेते हैं। रुपेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि नया अध्यक्ष मिल जाए, फिर नए अध्यक्ष को समझने में टाइम लगे, फिर चुनाव आ जाए, ये सारी चीज़ें तो नहीं होने वाली? या फिर रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा, नंबर दे दिए जाएंगे, फिर वापस भेज दिया जाएगा बैज जी को? मोहन जी, पार्टी शीर्ष नेतृत्व, पूरे प्रदेश के जो नेतृत्व है, प्रदेश संगठन है, उसके बारे में लगातार विचार मंथन करती है, उनके कामकाजों की समीक्षा करती है। और देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाया, संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिला अध्यक्षों को जिस प्रकार से रायपुर में आकर के प्रशिक्षण दिया गया, और उसके बाद जिला अध्यक्ष जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, यह प्रशिक्षण लगातार संगठन के प्रक्रियाओं के अंतर्गत हमें ब्लॉक स्तर पर और मंडल स्तर पर जाना है, यहाँ तक कि बूथ स्तर पर भी कांग्रेस संगठनात्मक मजबूती के लिए संगठन सृजन के माध्यम से जाएगी। और देखिए, रही बात बदलने की, तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करती है वो सोच समझ से करती है। दीपक बैज जी का कार्यकाल कितना मजबूत रहा है, किस प्रकार से आम जनता के हितों के लिए, आम जनता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही प्रदेश का कोई बैठक नहीं है, समीक्षा नहीं है, ये पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं उनमें कांग्रेस संगठन है, उनके संगठन के कामकाज की समीक्षा करने के लिए बैठक आहूत की गई है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से दिशा और दशा की बात कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की सकारात्मक दिशा और आक्रामक दशा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, कांग्रेस तो तैयार है दो हाथ करने के लिए। और पिछले चुनाव जरूर हार गई थी कांग्रेस, लेकिन संभावनाएं काफ़ी बनी रही क्योंकि उनके विधायकों की संख्या पर्याप्त है। और वासु जी, आप लोगों के संगठन की बात होती है, कांग्रेस भी अपने संगठन की चर्चा कर रही है, लेकिन बीजेपी इसको देख रही है कि कुछ होना नहीं है, पर किस दुश्मन की तैयारी को भी मजबूती से लेने की ज़रूरत है, या उसे भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, उसको बिल बहुत सीरियसली लेती है और काम करती, मजबूती ही मानती है भाई। लेकिन कांग्रेस का इतिहास आप देख लीजिए, कितने समीक्षाएं कांग्रेस के अंदर हो चुकी है और कितना कुछ हो चुका है, उसके बाद भी वही रवैया कांग्रेस का आज भी है और दिख रहा है। तो सवाल इसलिए उठते हैं कि बैठक के बाद फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि इतिहास इनका ऐसा रहा है।
लगातार बैठक ही करते रहते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन निकल के कुछ नहीं आता। अभी मेरे को आपसे ही जानना है, जैसे आपने बताया कि चरणदास महंत और दीपक बैज जी को दिल्ली बुलाया गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को क्या छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा नहीं जाएगा? क्या उनको इस बैठक से दूर रखा गया है? क्या सवाल तो ये भी उठेंगे। क्या दोनों नेता ये नहीं चाहते कि भूपेश बघेल आगे चल के कहीं बड़े पद में छत्तीसगढ़ में भूमिका निभा पाए? तो ये जो गुटबाजी का कॉन्सेप्ट कांग्रेस के अंदर है ना, वो कहीं ना कहीं हावी है। और आपने तो देखा होगा, कुछ दिन पहले ही देखा होगा, रायगढ़ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी जी के सामने ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता आधारित पार्टी हो गई है, संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी हो सकता है यही समझने के लिए उन दोनों को बुला रहे हो कि आपसी गुटबाजी कहां तक चल रही है भाई, कौन कौन नेता किस किस गुट का है, कौन कौन को लोग क्या कर रहे हैं, संगठन के लिए आप लोग क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ये उनसे सवाल जवाब होंगे। अब रही बात परफॉर्मेंस की, अगर रिपोर्ट कार्ड की बात आएगी तो रिपोर्ट कार्ड में दीपक बैज जी तो फेल साबित हुए। उन्होंने स्वयं अपना चुनाव हार गया, उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव वो हार गया, उपचुनाव हुए वो हार गए, लोकसभा हुए वो हार गए, 10 नगर पालिका हार गए, नगर पंचायत, जिला पंचायत सब उनके हार गए। अगर देखा जाए तो चरणदास महंत जी की भी जवाबदारी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े पद में बैठे हैं, तो दोनों की जवाबदारी तो है। तो राहुल गांधी जी हो सकता है कि आपके नेतृत्व में इतने सारे चुनाव हुए, आप हार गए, तो ये कैसे होगा कि आप आगे क्या करना चाहते हो, पूछेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले यही पूछेंगे कि भाई जब आपके जिला अध्यक्ष ही ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी छत्तीसगढ़ में बची हुई है, तो उसके लिए क्या प्लान है आपके पास, ये सवाल उनसे पूछेंगे। और दीपक बैज जी और चरणदास महंत जी को इसका जवाब देना है। ठीक, अरे जवाब तो उनको देना है, लेकिन बीजेपी क्यों इतनी विचलित लग रही है? ये तो उनकी तैयारी है, उनके घर का मामला है। नहीं अभी कोई फैसला थोड़ी हुआ है। बिल्कुल अच्छी बात है मोहन जी, आप कांग्रेस के घर का मामला, हम भी यही कह रहे हैं। हमसे आप क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को इस डिबेट में बुलाया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो देखती है कांग्रेस के बारे में समझती है, कांग्रेस के बारे में जानती है, वही बात तो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इतिहास इनका ऐसा रहा है, ये लगातार ये होता रहा है, लेकिन सुधार कहीं पर भी नहीं हुआ। ठीक है, सुधार की काफी जरूरत है। और ये सारी चीजें जो कि लोगों के सामने है, बीजेपी भी कह रही है गुटबाजी है, आपस में तालमेल नहीं है, और ये दो नेता क्या छोड़ दिए गए हैं, इनको भी बुलाया जाएगा बाद में। आमतौर पर कांग्रेस हमेशा सारे बड़े नेताओं को एक साथ बुलाती है, इस बार पहली बार है कि दोनों को ही बुलाया गया है। क्या वजह है इसकी? मोहन जी, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिन कार्यों की समीक्षा करना चाहती है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व प्रत्येक नेता को जिम्मेदारी सौंपती है, और उन जिम्मेदारियों के अंतर्गत में जो पार्टी के कामकाज हैं उनकी समीक्षा के लिए, चूंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी हैं और संगठन में दीपक बैज जी हैं, दोनों ने सत्ता और संगठन का एक तरह से जुगलबंदी कहें, भाजपा के नाक में दम कर दी, भाजपा सरकार को बैकफुट पर आने को विवश कर दिया। और जिस प्रकार से संगठन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा के लोग, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि इनके एल्डरमैन नियुक्ति के बाद जिस प्रकार से सिर्फ फुटबॉल हुआ और जिस प्रकार से डोंगरगढ़ की स्थिति है, डोंगरगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष और तमाम नेता 111 नेताओं ने भाजपा नेताओं के मुंह में इस्तीफा फेंक दिया है, और बड़े बेशर्मी से वहां के जिला अध्यक्ष कहते हैं, समाचार पत्रों में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया, उसके बाद वहां के जिला अध्यक्ष का यह कहना कि मुझ तक इस्तीफा पहुंचा नहीं है। माने भाजपा के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देने के लायक भी नहीं समझते। ये भाजपा का संगठन है। और देखिए, दूसरे संगठन पर टिप्पणी करने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। इन भाजपा के मंडल के कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने अपने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा देने के काबिल नहीं समझा, लायक नहीं समझा। ये भी जायज सवाल है, आप लोगों के यहाँ तो उथल पुथल मची हुई है। देखिए मोहन जी, जो ये डोंगरगढ़ की बात कर रहे हैं, हमारे जो मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई नाराजगी है तो जिला अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कहा है वहां की हम मिल बैठ के बात कर लेंगे, घर का मामला है। अगर किसी की कुछ नाराजगी है, नहीं निश्चित ही वो जैसा लेटर सार्वजनिक हुआ है तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन बात करिए, कहीं भी गुटबाजी वाली कोई बात इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अब कांग्रेस साहिब का हालात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, आपस में नेता खुल के बयानबाजी करते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा लेके जिला अध्यक्ष बनाया गया है, मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, ये आपके नेता लगाते हैं, हम नहीं कहते। और कितने लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। आपको मैं और उदाहरण देता हूं, अभी
ज्वाइंट बीजेवाईएम कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा का। ऐसे घोर नक्सली इलाकों में अरे भी भाजपा जैन युवा जी मोर्चा के भारतीय जनता पदाधिकारियों ने, युवा मोर्चा के भाजपा साथ युवा जुड़े हैं, मोर्चा के 372 पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और भाजपा में तो जुड़े, डोगर का ये नहीं, कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा है? अगर ये दिख रहा है तो ये भी तो भाजपा में दिखना चाहिए कि आंतरिक लगातार कला वो भारतीय है, जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ आंतरिक रहे कला हैं। भाजपा में है। ज्वाइंट डॉक्टर रमन सिंह भी चिंतित है, चिंतित उसमें जुड़ रहे किस प्रकार हैं। से ये कांग्रेस को कार्रवाई नहीं हो दिख रहा रही है। है, घोर नक्सली इलाकों में युवा चल रहा आज है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है, वहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जा रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वहां के युवा ज्वाइंट बनी हुई है और पार्टी में कांग्रेस शामिल हो टिप्पणी रहे करते हैं। हैं। ये कांग्रेस को देखना चाहिए पहले। आत्मचिंतन कर लो, आत्मावलोकन कर लो, अरे अपने आपको संगठन को करना है देख लो, आत्मचिंतन, उसके बाद बात करना चाहिए। आप चिंतन अपनी पार्टी का करो, भाजपा अपनी पार्टी इतने का बड़े करोगे मामले हो तो कुछ गए बड़ा होगा। और भाजपा नहीं तो और दीपक बैज जी भाजपा की के इतनी जिला अध्यक्ष को परफॉर्मेंस ये खराब नहीं होने पता के है बाद भी कि इस्तीफा आप दिए कह रहे नहीं दिए हो करके, कि दीपक बैज जी ने इस्तीफा भारतीय जनता पहुंचा नहीं पार्टी है, के नाम ये पे दर्ज कहना कर दिया है। ये भाजपा कैसे जिला नाम पे दम है अध्यक्ष का भाई? ये कहना कि कार्यकर्ताओं के इस्तीफा मुझ तक नहीं पहुंचा है, ये भाजपा में आंतरिक कला ही नहीं, चलिए। अधिनायक वाद और ठीक है, वो तो भाजपा सामने के आ गया है, जिला लेकिन अध्यक्ष उसमें की मैनेज अज्ञानता कैसे कर रही है प्रदर्शित करती पार्टी, इस पर निगाह रहेगी। अब आज विषय थोड़ा सा भटक जाएगा, लेकिन बीजेपी की भी बात आ गई है इसमें। अब नागेंद्र जी की ओर चलते ना। नागेंद्र जी, अब ये तो रही आरोप प्रत्यारोप की बात, लेकिन कांग्रेस को सही मायने में अब अपने आप को खड़ा करना होगा। चुनाव सामने है, फिर आधा कार्यकाल बाकी है, तो सरकार भी अपनी रणनीति बनाएगी। कांग्रेस क्या करे कि उसे बेहतर ढंग से एक मजबूत चुनौती सरकार को दे सके? देखिए मोहन जी, होता यह है कि प्रतिपक्ष जो है हमेशा जनता के मुद्दों से ज़्यादा निकट होता है, तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए अच्छा अवसर है। दूसरी चीज़, इन्होंने लगातार अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है। अब उसको कैसे मेंटेन करना है, उसका कैसे मनोबल बढ़ाना है, समीक्षा बैठक जो हो रही है उसका जो औचित्य तभी सिद्ध होगा जब अब वहाँ से लौट के उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ वो चर्चा हो रही है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बदलाव की बातें हों, पदाधिकारियों के बदलाव की बातें हों, बहुत सारा ऐसा कुछ विषय रहा है। बीजेपी ने भी इनके अंदर खाने में झांक के जो चीज़ कही है कि इनके अंदर विरोधाभास है, आपस में नेता सिर फुटव्वल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की बात तो कांग्रेस को करनी ही पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा। दूसरा, जो असल मुद्दे हैं जो जनता के समस्याओं को लेके, क्योंकि सरकार के दावे जो हैं विकास के बहुत सारे हैं, बहुत सारा काम उन्होंने किया और उसके दावे भी हैं, तो जहाँ पर सरकार की नाकामी है उसको कितने सही तरीके से पकड़ती है कांग्रेस प्रतिपक्ष की भूमिका में अपने, वो एक महत्वपूर्ण है। और जनता की संवेदनाओं को कैसे जोड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे उत्साहित करती है और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए कि वो आएंगे तो समस्या को कैसे सुलझाएंगे। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए कि जो कुछ किसान के मुद्दे हैं, महंगाई, जो बार बार कांग्रेस तमाम मुद्दे तो गिनाती है, पर अभी हाल में आपने देखा कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया दिल्ली में, उस आंदोलन से जोड़ के छत्तीसगढ़ में जो आपने देखा कि 12th का पर्चा जो था वो लीक हुआ था, उसको लेके क्या कार्रवाई हुई, उसमें किन जिम्मेदारों को लेके क्या क्या, वो उन सारी चीज़ों को जोड़ के ताकि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। दूसरा, अब जैसे जैसे समय घटता है बहुत सारे ऐसे और भी विषय आते हैं, बहुत सारी कमियां दिखती है जो पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं होती। कर्मचारी संगठन भी अपनी आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी अपनी अपनी बातें करती है। इन सब चीज़ों को कांग्रेस कैसे अपने कार्यकर्ताओं की मदद से पकड़ती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। ठीक है, चलिए, और इस सब पर कांग्रेस को काम करने की भी ज़रूरत है। एक टिप्पणी वासु जी की ले लेते हैं, फिर जवाब लेंगे दुबे जी का। वासु जी, कांग्रेस उन मुद्दों पर काम कर रही है जो कि आने वाले दिनों में आपको या आपकी सरकार को परेशान कर सकते हैं। अभी देखा आपने कैसे कांग्रेस ने ये काकरोच जनता पार्टी वाला मुद्दा लपका, नीट पेपर का मामला, इस तरीके से मुद्दों को सेट कर रही है वो, और इसीलिए यहाँ से भी ये बैठक हो सकती है। मोहन जी देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ 12वीं पेपर लीक हुआ। 12वीं पेपर लीक में किसका नाम आया था? यही NSY के स्टूडेंट्स एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये में पेपर बेचा, उसकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी। यानी सेलेक्टिव राजनीति कैसे करते हैं इन्हें कांग्रेस का। आपने देखा कि 12वीं पेपर लीक में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, क्योंकि कैसे करेंगे कि इनके नेता गिरफ्तार हुए हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सेलेक्टिव राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तेलंगाना में पेपर लीक हुआ, उसके लिए राहुल गांधी मौन है।
पंजाब में पेपर लीक हुआ उसके लिए मौन है, कर्नाटक में पेपर लीक हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी। सेलेक्टिव राजनीति कब तक चलेगी? अगर पेपर लीक का दर्द कांग्रेस राहुल गांधी जी को है तो सारे प्रदेशों में उन्होंने कहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अकाउंटेबिलिटी लेके अपने इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया, तो बाकी राज्यों की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए शिक्षा मंत्री की। वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आपको प्रेशर करना है। ये प्रेशर छात्रों ने निश्चित रूप से छात्रों की जो मांग थी उसको प्रधानमंत्री ने गंभीरता से लिया, उसके आधार पे उनके लिए टास्क फोर्स भी बनाया और कैसे बेहतर व्यवस्था हो सके उसके लिए काम भी किया। आपने देखा होगा, और जहां बात ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी खुशी मना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने झुका दिया, हम आगे भी अब अमित शाह का इस्तीफा होगा, अब इसका होगा, तो कांग्रेस सपने ना देखे। ये छात्रों की बात है, छात्रों के विषय के सुधार की बात है, पेपर लीक में कैसे सुधार हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार इसमें प्रयास किया है। कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। उनके जमाने में कितने पेपर लीक हुए, ना कठोर कानून बने, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की। अरे लीडर लेकिन बदल जाएगा कांग्रेस से तो क्या नई चुनौती नहीं खड़ी हो जाएगी क्या? अभी बैज है जिनको 3 बार आप लोग अलग अलग चुनाव में हरा चुके हैं, लेकिन अब कोई और नया आ जाएगा तो चुनौती होगी कि नहीं? मोहन जी कौन आएगा? इसी में से तो आएंगे जिससे जो लोग हैं, बघेल जी हैं, बघेल बाबा जी हैं, हैं, टीएस बाबा हैं, और भी इनके 2-4 नेता उसी में से ही बनेंगे, अलग से कोई नहीं बनने वाला, आप देख लीजिएगा। और सवाल वही है, अभी भी रुपेश जी जवाब नहीं दे रहे, क्यों भूपेश बघेल जी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, टीएस बाबा को मीटिंग में नहीं बुलाया गया? ये सवाल उठ रहे हैं। केवल इससे पहले की मीटिंग में क्योंकि बुलाया जाता था उनको, इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के दिनों की आपसी खींचतान इस कदर बढ़ गई है कि केवल 2 नेताओं को राहुल गांधी जी बुला रहे हैं, बाकियों को नहीं बुला रहे, जबकि भूपेश बघेल तो वरिष्ठ नेता है। छत्तीसगढ़ के मामले में हर बार सुझाव उनसे लिया जाता है, तो इस बार सुझाव लेना भी उचित नहीं समझा क्या राहुल गांधी जी ने? ये सवाल उठा। चलिए, जिनकी परीक्षा है शायद उनको ही बुलाया गया, तो दोनों की परीक्षा है महंत और बैच की, क्यों दुबे जी? बाकी देखिए, जिस प्रकार से वासु जी कह रहे हैं, दीपक बैच जी, चरणदास मान जी गए हैं और भूपेश बघेल जी के नाम से भाजपाइयों को किस प्रकार से पसीने छूटते हैं छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में। बड़ी शर्मनाक स्थिति छत्तीसगढ़ में है। 2024 के पेपर लीक हुए, सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई में जांच हुई और उसके बाद वहां के डायरेक्टर को हटाया गया। वो डायरेक्टर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गोद में बैठी है। ये भाजपा के लोग दागी और बागियों को साथ लेकर काम करती है। और सुन लीजिए, जिस प्रकार से देश में शिक्षा सचिव बनाए हैं, उनके वो जो कृषि विभाग के सचिव है, तो उनके द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए की सब्सिडी गई थी। ऐसे लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं क्या आप लोग? शिक्षा विभाग में सचिव बनाया हुआ। अरे आप पहले अपने पदाधिकारी के बारे में बताइए ना, उसके बारे में नहीं बोल रहे। सेलेक्टिव राजनीति कब तक करोगे? जिसको पद से हटाया गया है उसको छत्तीसगढ़ की सरकार अपने गोद में बिठाई है। और आपने भी तो गोद में बिठाया है, उसको 3,000 पेपर बेचा है, उसको गोद में कांग्रेस पार्टी ने बिठा लिया है क्या? ये दुर्भाग्य है भाजपा का, ये दुर्भाग्य है केंद्र देश की जनता देख रही है, कौन दुर्भाग्य कर रहा है, कौन सेलेक्टिव राजनीति कर रहा है, देश की जनता देख रही है। करके छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। थोड़ी भी नैतिकता होगी तो 2024 में पीएससी का आकलन कर लें और जिस बढ़िया प्रश्न उठाया 2024 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पीएससी में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, भूपेश बघेल जी ने इस्तीफा दिया क्या? आज इस नहीं बताइए ना रुपेश जी, आपने अच्छा सवाल उठाया। पीएससी में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ, तो बताइए भूपेश बघेल जी ने अब यहाँ आ गए हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, लोग फर्जी तरीके से एडमिशन हो गए, क्यों नहीं मान रहे थे? भाजपा किसानों की सब्सिडी खाने वाले को, नागेंद्र जी चलिए, अब इधर उधर के विषय में नहीं भटकते। कांग्रेस में आखिर होने क्या जा रहा है, कुछ 1 मिनट में बता दीजिए जल्दी। देखिए, ये बैठक अहम है और इसके बाद ही पता चलेगा। अभी देखते हैं कि आगे किस तरीके से बदलाव आता है, क्योंकि इस अहम बैठक का उद्देश्य ही यही है कि 2.5 साल में जो बैठक तो नहीं हो जाएगी कि कितने बूथ अध्यक्ष बनाए, कितने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, इस तरीके की बातों के बाद ये बैठक इतनी श्री तो नहीं हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस तरीके से तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि तमाम चीज़ें पहले से तैयारी हैं और आगे का रोड मैप अगर तैयार करना है तो गंभीर मंथन की ज़रूरत है और उन सारी कमियों को, तमाम दरारों को भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आगे चल के सही ढंग से मुकाबला किया जाए और जनता के मुद्दों को टटोल के उनसे ज़्यादा निकट जाके उनसे वोट अपने पक्ष में बदलने की जो कवायद होगी उस पर कैसे
जुटा जाए, इसको लेके मंथन की बात आएगी। ठीक है, और क्योंकि सामने बड़ा युद्ध है इसलिए लश्कर को तैयार करना ज़रूरी है, और इसीलिए राहुल गांधी की ये बैठक है तो काफ़ी अहम होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि कांग्रेस को अब अपने आप को एकजुट भी करना है और रणनीति भी ऐसी बनानी है ताकि सरकार फिर से आए। इस बैठक पर निगाह हमारी बनी रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और क्या कुछ इससे इनपुट बाहर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। चर्चा के लिए समय इतना ही है, इसमें चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे T24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।